गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कल हमने पढ़ा था प्रबंध के सिद्धांतों के बारे में, अर्थात प्रबंध के 7 सिद्धांतों के बारे में हमने पढ़ लिया था। वह सिद्धांत कौन कौन से थे मैं आपको एक बार फिर बता देती हूँ ताकि हम आगे के सिद्धांतों को पढ़ सकें। पहला सिद्धांत था कार्य या श्रम विभाजन का सिद्धांत। सेकंड था अधिकार एवं दायित्व का सिद्धांत, और उसके बाद था थर्ड अनुशासन, फोर्थ आदेश की एकता, फिफ्थ निर्देश की एकता, सिक्स व्यक्तिगत हित के स्थान पर सामान्य हित, और सेवेंथ था कर्मचारियों के पारिश्रमिक का सिद्धांत। और आज हम पढ़ेंगे 8 सिद्धांत केंद्रीकरण का सिद्धांत। प्रबंध के सिद्धांत किसने दिए थे? फेयोल ने। और फेयोल ने कितने सिद्धांत दिए थे? 14, जिसमें से हम 7 सिद्धांत पढ़ चुके हैं। अब हमारा 8वां सिद्धांत है केंद्रीकरण का सिद्धांत। देखिए, केंद्रीकरण का सिद्धांत क्या कहता है? देखिए, केंद्रीकरण का मतलब होता है सेंट्रलाइजेशन। जब संस्था में निर्णय लेने के सभी अधिकार प्रबंधकों के उच्च प्रबंध के हाथों में होते हैं तथा संस्था में केंद्रीकरण की स्थिति होती है। इसके विपरीत जब अधिकार अधीनस्थों को सौंप दिए जाते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? विकेंद्रीकरण की स्थिति। फेयोल ने इस सिद्धांत के अंतर्गत कहा है कि संस्था में ना तो अधिकारों का अधिक केंद्रीकरण होना चाहिए, न अधिक विकेंद्रीकरण। देखिए, ध्यान रखिएगा, केंद्रीकरण का मतलब होता है सेंट्रलाइजेशन, अर्थात प्रबंध के जितने भी उच्च प्रबंधक होते हैं उनको ही सारे कार्यों को क्या कर दिया जाता है? सौंप दिया जाता है, तो वो तो कहते हैं केंद्रीकरण। और विकेंद्रीकरण का मतलब होता है जब अपने अधिकारों को अन्य व्यक्तियों को सौंप दिए जाते हैं तो वह कार्य कैसे कहलाते हैं? विकेंद्रीकरण के कार्य कहलाते हैं। आई बात समझ में? इसके अंतर्गत हम लिख लेंगे, जब संस्था में निर्णय लेने के सभी अधिकार उच्च प्रबंधकों को सौंप दिए जाते हैं तो वह केंद्रीकरण कहलाता है। जबकि इसके विपरीत निर्णय लेने के अधिकार अधीनस्थों को सौंप दिए जाते हैं तो वह विकेंद्रीकरण कहलाता है। आई बात समझ में? जब उच्च प्रबंधकों को सौंप दिए जाते हैं तो वो क्या कहलाता है? केंद्रीकरण। और जब अधीनस्थों को सौंप दिया जाता है तो वो क्या कहलाता है? विकेंद्रीकरण। संस्था में ना तो केंद्रीकरण अधिक होना चाहिए ना विकेंद्रीकरण।
अर्थात इनमें कैसा रहना चाहिए, आपस में संतुलन रहना चाहिए, अर्थात कार्य की प्रकृति को ध्यान में रख के केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण की स्थिति को अपनाना चाहिए। आई बात समझ में केंद्रीकरण का सिद्धांत? कोई डाउट? नेक्स्ट लेंगे 9th, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। 9th को आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट कर लीजिएगा, सोपान श्रृंखला का सिद्धांत या पदानुक्रमता का सिद्धांत। देखिए क्या कह रहा है, सोपान श्रृंखला या पदानुक्रम अर्थात पद के अनुसार कार्य करना ही क्या कहलाता है। देखो फ्योल ने कहा है कि प्रत्येक संस्था संगठन में उच्च प्रबंध से लेकर निम्न स्तर के बीच में अनेक अधिकारी होते हैं। आपको पता है कि हाई ऊपर का जो लेवल होता है और जो लोअर लेवल होता है, इसके बीच में बहुत सारे अधिकारी आपस में रहते हैं और अधिकारों का एक खटन धारा बहती, अर्थात इससे ऊपर लोअर से ऊपर ऐसे अधिकार मिलते हैं। अतः आदेशों को देने तथा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने सामान्यतः इसी को अपनाया जाता है। अर्थात आपको पता है लो लेवल वाला उससे ऊपर को, फिर उससे ऊपर, फिर उससे ऊपर, फिर उससे ऊपर, फिर हाई लेवल को ऐसे पहुंचाई जाती है बात। दूसरे शब्दों में ये सिद्धांत कहता है कि सामान्य परिस्थितियों में आदेश तथा निर्देश इसी प्रकार से देने, लेकिन कुछ विशेष परिस्थिति हो जिसमें एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से काम हो और उस काम को टाला नहीं जा सकता, तो ऐसी स्थिति में वह सीधा हाई लेवल से भी बात कर सकता है, क्योंकि इससे कार्यों में क्या रहती है दिक्कत, दो स्तरों के बीच में। अर्थात अगर एक बार बताइए ए को काम बी से है, उसकी ए को काम सी से है और बीच में बी बैठा है और बी से बात का कोई लेना देना ही नहीं है, तो वो तुरंत किससे बात कर सकता है, सी से। और सी को अगर बी से बात करनी है तो तुरंत कर सकता है। तो क्योंकि हमारे बातों का सिलसिला बड़े ना हो और बातें खराब ना हो, इसीलिए हम पदानुक्रमता अर्थात हम डायरेक्ट भी बात कर सकते हैं। आई बात समझ में? अगर कोई इंपॉर्टेंस, अदरवाइज हमें किस श्रृंखला का प्रतिपादन किया जाना है, सोपान श्रृंखला का। चलिए अब इसे देखिए क्या लिखा है, प्रत्येक, एक बात ध्यान रखिएगा, अगर विशेष स्थिति ना हो तो डायरेक्ट नहीं, अदरवाइज इसी श्रृंखला का ए बी से, बी सी से, सी डी से। आई बात समझ में? चलिए अतः
तथा प्रस्तुत करने के लिए सामान्यतः इसी धारा या मार्ग को का अनुसरण करना चाहिए। क्या कह रहा है? उस प्रबंध से लेकर बीच अधिकारों की अखंडता अर्थात आदेशों तथा प्रतिवेदन को प्रस्तुत करने इसी धारा का अनुसरण करना चाहिए। अब इसे एक डायग्राम के थ्रू समझेंगे। देखिए, ये है ए, ये देखिए, ए बी को देगा, बी से सी, सी से डी, डी से ई, ई से एफ, जी, एच, आई। अर्थात अगर कोई विशेष परिस्थिति नहीं हो तो क्रम कैसा ही चलेगा? ये श्रृंखला का चलेगा। अर्थात सुझाव नीचे से दिए जाएंगे और ऊपर से नीचे सिर्फ अधिकार दिए जाएंगे। अर्थात अपनी बातें दीजिए, हम सिर्फ सुझाव ऊपर तक भेज सकते हैं, उनका होना ना होना किस पे होता है? हायर अथॉरिटी पे डिसाइड होता है। आई बात समझ में? कोई डाउट? सोपान या पदाक्रम श्रृंखला समझ आ गई? कोई डाउट? चलिए नेक्स्ट करते हैं। टेंथ है व्यवस्था का सिद्धांत। देखिए, व्यवस्था का सिद्धांत क्या कहता है? हाँ, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। फ्योल द्वारा प्रतिपादित यह सिद्धांत यह कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति तथा वस्तु की उपयुक्त व्यवस्था करनी थी। जहाँ तक हो व्यक्तियों का प्रश्न है, प्रत्येक व्यक्ति को सही स्थान पर लगाया तथा उसका एक स्थान निर्धारित। इस प्रकार सामग्री की व्यवस्था करनी चाहिए। पहले से स्थान निर्धारित कर देना। व्यवस्था का मतलब होता है एक ऑर्डर। देखिए, आपको पता है कि हर बिजनेस में हर व्यक्ति का एक काम होता है और उसे एक ऑर्डर के फॉर्म में जमाया जाता है। अर्थात जिस व्यक्ति से जो बात करनी होगी हम उसे ही बुलाएंगे। अर्थात उसका एक ऑर्डर निश्चित होना चाहिए। ऐसा नहीं हम कोई भी बात किसी भी व्यक्ति से, जो बात हाई लेवल के अचीवमेंट्स लोगों से करनी है उनसे करेंगे, जो लो लेवल है हमें उनसे बात करनी चाहिए। अर्थात व्यवस्था का सिद्धांत होना चाहिए। आई बात समझे? प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। चलिए इसमें लिखते हैं, यह सिद्धांत कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति तथा वस्तु की, ऐसी वस्तुओं का होता है हर एक अपने प्रॉपर ऑर्डर फॉर्म में जमी रहनी चाहिए ताकि हमें वो वस्तु चाहिए हो जब हम निकाल सकें या किसी को दे सकें।
जहाँ तक का प्रश्न है, प्रत्येक व्यक्ति का सही स्थान पर लगाया जाना चाहिए। क्या कह रहा है कि वस्तु की उपयोग व्यवस्था अर्थात प्रत्येक व्यक्तियों को ये होता है कि उसे सही स्थान पर लगाया जाना चाहिए। इस प्रकार वस्तु या सामग्री को यथावत रखना चाहिए। इस प्रकार वस्तुओं या सामग्री को यथावत आई बात समझ में। अर्थात प्रत्येक व्यक्ति और वस्तु की क्या होनी चाहिए, एक उपयुक्त व्यवस्था करनी चाहिए कि वह व्यवस्था कि वह वस्तु वहाँ मिलेगी। अर्थात प्रत्येक व्यक्ति का सही स्थान पर लगाया जाना ज़रूरी है जिससे वस्तु और क्या हो सही समय पर मिल सके। आई बात समझ में। व्यवस्था का सिद्धांत 11th है। न्याय या निष्पादन का सिद्धांत। न्याय और निष्पादन क्या कहता है? प्रबंध का यह सिद्धांत कहता है कि प्रबंधकों को अपने कर्मचारियों के साथ उचित, निरपेक्ष एवं समता या दयालुता का व्यवहार करना चाहिए। फ्योल का विश्वास है कि इससे नियोक्ता और कर्मचारियों के बीच में, देखिए अगर हमारे पास दो व्यक्ति हैं और हम एक को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं बिजनेस में, तो पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को अलग रखते हुए हमें ये देखना चाहिए कि क्या उचित है और क्या न्यायप्रिय है, हमें वही कार्य करना चाहिए। अर्थात न्याय का सिद्धांत ये कहता है कि कर्मचारियों के साथ उचित और निष्पक्ष व्यवहार करना चाहिए, चाहे आपके सामने कोई भी व्यक्ति या कर्मचारी खड़ा हो। ठीक है, लिखिए। प्रबंध का यह सिद्धांत कहता है कि प्रबंधकों को अपने कर्मचारियों के साथ उचित एवं निष्पक्ष दयालुता का व्यवहार करना चाहिए। क्या बोल रहा है?
प्रबंधकों को अपने कर्मचारियों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? उचित, निष्पक्ष एवं दयालुता का व्यवहार। अर्थात ऐसा नहीं हो कि आप उनके साथ बहुत ही बदसलूकी या बदतमीजी का व्यवहार करें तो कर्मचारी वहाँ उस फर्म में काम करना ही नहीं चाहेंगे। इसलिए उनके साथ कैसा मधुर और अच्छा संबंध रखना चाहिए और न्यायप्रिय होना चाहिए। आई बात समझ में? 12th पढ़ते हैं। 12वां है कार्यकाल में स्थायित्वता का सिद्धांत। स्थायित्व का सिद्धांत देखिए, कार्यकाल में स्थायित्व का सिद्धांत क्या कहता है? प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ टर्म्स। अर्थात कार्यकाल में कैसा रहना चाहिए? स्थायित्व। क्या कहता है? ये सिद्धांत कहता है कि कर्मचारियों का कार्यकाल स्थायी होना चाहिए। ये सिद्धांत के पीछे यह मान्यता है कि कोई भी कर्मचारी जब किसी नए कार्य पर लगाया जाता है तो उसे नए कार्य को सीखने में कुछ समय लगता है। अतः बार बार उसका स्थानांतरण किया जाए तो वो बार बार नया कार्य सीखना पड़ेगा। इसलिए कर्मचारियों के कार्य में क्या रहना चाहिए? स्थायित्वता रहनी चाहिए। देखिए, आपको ध्यान होगा, आपने इसको सुना होगा कि कई बार कंपनीज अपने कर्मचारियों से कुछ बॉन्ड्स या कुछ पेपर साइन करवाती है जिसमें ये लिखा जाता है कि आप यहाँ 2 साल 3 साल, क्योंकि कार्य सीखने में ही 2-3 महीने लग जाते हैं और वो कार्य सीखने के बाद अगर कहीं और स्विच कर जाते हैं तो उससे संस्था को बहुत ही हानि होती। अतः कर्मचारियों का कार्यकाल कैसा रहना चाहिए? स्थायी तो रहना चाहिए। आई बात समझ में? ठीक है, लिखिए। इस सिद्धांत के पीछे यह मान्यता रही है कि कोई भी कर्मचारी जब किसी नए कार्य पर लगाया जाता है तो उसे कार्य को सीखने में थोड़ा तो बार बार नया कार्य सीखना
यह तथा यह किसी भी कार्य में कुशलता प्राप्त नहीं कर सकेगा। प्राप्त नहीं कर सकेगा। अतः कार्य में स्थायित्वता होनी चाहिए। आई बात समझ में? कोई डाउट? वापस से देख लीजिए। ये सिद्धांत कहता है कि कोई भी कर्मचारी जब किसी नए कार्य पर है तो उसे कार्य को सीखने में थोड़ा समय लगता है। अगर कार्य में कुशलता प्राप्त नहीं कर सकेगा, अगर उसे बार बार चेंज कर दिया, इसलिए कार्य में क्या रहनी चाहिए? स्थायित्वता रहनी चाहिए। आई बात समझ में? 13 13 है पहलपन का सिद्धांत। एक सेकेंड। देखिए 13 पहलपन का सिद्धांत। और ये बहुत बार पूछा गया सिद्धांत है, तो ये भी इम्पोर्टेंट सिद्धांत है। तो बहुत इजी, पर फिर भी आता बहुत बार है। 2 मार्क्स के क्वेश्चन में सिर्फ ये पूछ। देखिए पहलपन का सिद्धांत ये बताता है कि प्रत्येक प्रबंधक को अपने अधीनस्थ को उनके कार्यों की योजना बनाने तथा उन्हें क्रियान्वयन करने के लिए स्वतंत्रता देनी चाहिए। इससे उनकी सृजनात्मक क्षमता का विकास होना तथा अधीनस्थों को अतिरिक्त सुख का अनुभव होगा। इससे संपूर्ण संस्था के कर्मचारियों को पहलपन की, अर्थात उन्हें कार्य करने के लिए क्या छोड़ देना चाहिए? स्वतंत्र। इससे क्या होगा? नए नए कार्य जन्म होंगे और वह नई नई यूनिक आइडियाज़ लेंगे, अर्थात उनमें किसका भावना होगी? पहलपन की भावना होगी। और कर्मचारियों में क्या होगा? आत्मविश्वास होगा। तो वह बढ़ चढ़ के आपको कार्यों के बारे में, नए नए कार्यों के बारे में बताएगा। लिखिए, यह बताता है कि उनके कार्यों की क्रियान्वित करने की कुछ स्वतंत्रता
देनी चाहिए। इससे उनकी श्रद्धा, इससे संपूर्ण संस्था के कर्मचारियों में पहलपन की भावना का क्या कह रहा है, प्रत्येक प्रबंधक को अपने अधीनस्थ कर्मचारियों की कार्यों की योजना बनाने तथा उनमें क्रियान्वित करने की को स्वतंत्रता देनी। इससे संपूर्ण संस्था के कर्मचारियों में किसकी भावना विकसित होगी, पहलपन की, अर्थात वह आगे होकर कार्य करेंगे। आई बात समझ में, कोई डाउट? अगला, अगला है 14th एंड लास्ट, समूह भावना का विकास। देखिए, समूह भावना का विकास क्या कहता है, प्रिंसिपल ऑफ टर्म स्पिरिट। देखिए, यह सिद्धांत कहता है प्रबंधन की सफलता के लिए प्रबंधकों को अपने कर्मचारियों में समूह भावना तथा एकता की भावना का विकास करना चाहिए। इस हेतु फियोल ने प्रबंधकों के कर्मचारियों से प्रत्यक्ष संपर्क बनाए रखना चाहिए, अर्थात समूह में रह के कार्य करना क्या होता है, एक टीम स्पिरिट का कार्य करता है। आप जानते हैं, अगर मुट्ठी बंद है तो उसे कोई भी नहीं हिला सकता, लेकिन अगर ये मुट्ठी खुल जाए और 5 भागों में बट जाए तो इसे कोई भी हिला सकता है। अर्थात कोई भी कार्य किस भावना से किया जाना चाहिए, टीम स्पिरिट, अर्थात एक टीम में रह के अगर आप कार्य करोगे तो आपका कार्य कैसा होगा, अच्छा होगा। आई बात समझ में? चलिए, यह सिद्धांत कहता है कि प्रबंधन की सफलता के लिए प्रबंधकों को अपने कर्मचारियों में समूह भावना तथा एकता की भावना का विकास करना चाहिए। अर्थात फ्योल ने आगे लिखा है, आपसी सहयोग बढ़ाने के लिए कर्मचारियों में क्या होना चाहिए, सहयोग। समूह भावना ये कहती है कि कोई भी कार्य किया जाए बिजनेस की सफलता के लिए एकता के रूप में किया जाना चाहिए। अर्थात प्रबंधकों में कैसी भावना होनी चाहिए, समूह की भावना, अर्थात वह अलग अलग ना रहकर एक साथ कार्य करने के लिए तत्पर है। आई बात समझ में?
देखिए फ्योल के 14 प्रिंसिपल्स तो हो गए, लेकिन उसके अलावा भी प्रबंध के उन्होंने कई आगे और सिद्धांत दिए गए जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। 5th है उद्देश्य का सिद्धांत। ये अदर्स प्रिंसिपल्स है, ठीक है, अदर सिद्धांत, अन्य। 15th है उद्देश्य का सिद्धांत। देखिए उद्देश्य का सिद्धांत कहता है संपूर्ण संगठन तथा प्रत्येक विभाग संस्था के उद्देश्यों की प्राप्ति में योगदान। अर्थात अगर कोई भी कार्य किया जा रहा है तो संस्था के उद्देश्यों को ध्यान में रखे और उसके हितों को ध्यान में रखे ही कार्य करना चाहिए। ठीक है, लिखिए इसमें डेफिनेशन दी है कूज तथा डॉनिल ने। ओडो के अनुसार प्राप्ति में उन्होंने एक बहुत ही अच्छी डेफिनेशन लिखी है कूड्स और डोनेल ने कहा है कि संपूर्ण संगठन तथा उसके विभाग को संस्था के उद्देश्यों की प्राप्ति में, अर्थात जो भी कार्य किया जाएगा वह उसके उद्देश्यों से संबंधित होना चाहिए। आई बात समझ में? कोई डाउट आपको इसमें? ठीक है, अगला पढ़ते हैं। अगला है नियंत्रण के विस्तार का सिद्धांत। 16th है नियंत्रण के विस्तार का सिद्धांत। देखिए नियंत्रण के विस्तार का सिद्धांत क्या कहता है? नियंत्रण के विस्तार से तात्पर्य कर्मचारियों की उस संस्था से है जो एक अधिकारी के प्रत्यक्ष नियंत्रण में कार्य करता है। अर्थात एक अधिकारी के नियंत्रण में ही रहकर हमें कार्य करना चाहिए। नियंत्रण के विस्तार का सिद्धांत यह कहता है कि कोई भी अधिकारी असीमित संख्या में अधीनस्थों को नियंत्रण एवं प्रशिक्षण नहीं कर सकता। अतः उसके निरीक्षण और प्रशिक्षण कार्य करने वाले कर्मचारियों की संख्या कैसे होनी चाहिए? सीमित। अर्थात नियंत्रण के विस्तार का सिद्धांत यही कहता है कि एक अधिकारी के प्रत्यक्ष नियंत्रण में ही कार्य, अर्थात कोई भी व्यक्ति अगर कार्य करे तो किसी अधीनस्थ अर्थात उच्च प्रबंध के अधिकारी के नियंत्रण में रह के ही कार्य करे। ठीक है, इसमें डेफिनेशन लिखते हैं। ग्रेकुनाज, देखिए
को इस सिद्धांत का प्रतिपादक मानते हैं। उन्होंने क्या कहा है कि कोई भी अधिकारी प्रत्यक्ष रूप से पांच और अधिक से अधिक 6 और अधीनस्थों से निरीक्षण एवं नियंत्रण कर सकता है। क्या कह रहा है? ग्रिकवर्थ के सिद्धांत का कोई भी अधिकारी, उन्होंने कहा कि या तो 5 या ज़्यादा से 6, इससे ज़्यादा का वो नहीं आता। अगर हम बहुत सारे लोगों को दे 10-15 तो वो सब पे नियंत्रण नहीं कर सकता। एक अधिकारी ज़्यादा से ज़्यादा 6 लोगों पे नियंत्रण कर सकता, उससे ज़्यादा अधिक लोगों पे कार्य या नियंत्रण नहीं कर सकता। अगला करेंगे 16 सिद्धांत, नियोजन का सिद्धांत। चलिए